नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देशबंधु ऑनलाइन के संपादक अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, राजस्थान में सियासी लड़ाई जो है वो अदालत तक पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट में केस जा चुका है, हम सब जानते हैं। और जहां पे सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई हो रही है। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बैठक में न पहुंचना, पार्टी की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ना माना जाएगा या नहीं, इस मसले पर कानून के जानकार वहां पे बहस कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पायलट के प्रति नाराजगी और कड़वाहट से भरी हुई प्रतिद्वंदिता ऐसे शब्दों तक पहुंच गई है जिन्हें शालीन और शोभनीय नहीं कहा जा सकता है अमलेंदु जी, क्योंकि बहुत दिनों तक हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ने अपनी नाराजगी इशारों में, संकेतों में और छिटपुट बयानों में ही व्यक्त की थी। लेकिन आज अशोक गहलोत ने पायलट पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा बताया है। अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा है कि वो यानी कि सचिन पायलट पिछले 6 महीने से बीजेपी के समर्थन से सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। जब भी मैं कहता था कि वो सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, तब मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा है, यानी अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि एक छोटी खबर भी नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने कि किसी ने भी पायलट साहब को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कहा हो। हम जानते थे कि वो यानी सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अमलेंदु जी, अशोक गहलोत के इस बयान में उनकी खीज, गुस्सा, दर्द और सरकार पर आए हुए खतरे की आशंका सब नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को शब्दों के चयन के साथ जो है इस ढंग का व्यवहार जो कर रहे हैं, मतलब खुद खुद अपने शब्दों का जो चयन कर रहे हैं, उसमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है जी। कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो राजनीति के अंदर ठीक नहीं है। और राजनीति के अंदर मर्यादा जो है वो बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए, शब्दों की खास तौर पे। और अगर अशोक गहलोत भाजपा के नेता होते तो उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के नेता और इतने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में जीवन भर जिनका जीवन बीता है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उनके जो आरोप हैं, उन आरोपों पर बात हो सकती है कि वो आरोप जो है वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जहाँ तक आरोपों की बात है, मुझे लगता है कि उनके आरोपों में दम है। लेकिन आरोपों में दम हो, हाँ, लेकिन आरोपों में दम के बावजूद मतलब ये भाषा जो है वो भाषा जो है किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अब इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर बैठे अशोक गहलोत, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि गहलोत जिस तरीके से देशज शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं अब तक और करते हैं, तो वो जो आवाम है उसको सीधा कहीं ना कहीं टच करती है। तो अब शायद गहलोत इस चक्कर में ये भूल गए कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ देशज शब्द ही नहीं है, बल्कि असंसदीय शब्दों की श्रेणी में भी आते हैं। तो हमको देशज शब्दों और असंसदीय शब्दों के बीच में जो है अंतर, उसको समझना पड़ेगा कि उनके बीच एक मामूली सी लाइन है, उस लाइन को जो है वो पार नहीं करना चाहिए। देशज शब्दों को आप इस्तेमाल करें वो ठीक है, लेकिन आपकी जो शब्द हैं वो असंसदीय नहीं होने चाहिए, खासतौर से एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। बात इस पे हो सकती है कि अशोक गहलोत के आरोप कितने सही हैं और कितने जो है वो उनकी बातें सही हैं, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इन शब्दों का जो है वो किसी भी तरीके से समर्थन जो है वो नहीं किया जा सकता है। जी जी, शब्दों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमलेंदु जी, अशोक गहलोत ने सीधे सीधे पायलट पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसी को नहीं पता था कि इतनी मासूम शक्ल वाला शख्स ऐसा करेगा। मैं यहाँ सब्जी बेचने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं कोई बैगन बेचने यहाँ थोड़ी आया हूँ। तो ये जो बयान है ये, और आगे उन्होंने जोड़ा कि मैं तो यहाँ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। और इधर पिछले साल हमने देखा कि बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जो है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। उनका आरोप भी आज ही मीडिया में चर्चा में बना हुआ है कि सचिन पायलट ने उन्हें भाजपा में जाने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।
गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा है कि मैंने बसपा को ही ऐसी बातों के कारण छोड़ दिया था। अगर मैंने कांग्रेस छोड़ दी तो मैं जनता को क्या बताऊं। मलिंगा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बातचीत की और उन्हें इस बात के लिए आगाह किया कि पार्टी बंटवारे के कगार पर है, जबकि इस तरह के आरोपों पर सचिन पायलट ने कहा है उधर कि ऐसे आरोपों से मैं उदास हूं मगर हैरान नहीं हूं। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि ऐसा करके मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमलिंदु जी, कपड़ा अगर थोड़ा बहुत फटे तो उसे रफू किया जा सकता है, पैबंद लगाया जा सकता है, मगर राजस्थान में तो दिख रहा है कि यहाँ अब रफू करने या पैबंद लगाने की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। इतनी तल्ख बयानबाजी के बाद फिर से रिश्तों का सहज होना मुश्किल है। वैसे हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आपसी मतभेद, तकरार, झगड़े कई बार हुए हैं, यह हम लोगों ने देखा है, लेकिन पार्टी हित में अक्सर इस तरह की बातों को भीतर ही निपटा लिया जाता है, अपनी पार्टी के अंदर ही निपटा लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस की कलह तो अब खुलेआम जनता के बीच आ गई है। क्या कहेंगे अमलिंदु जी, इसमें अधिक नुकसान किसका होगा, पायलट का होगा या कांग्रेस का होगा? नहीं, अब कांग्रेस का भी जहाँ तक नुकसान की बात है, नुकसान तो कांग्रेस का भी होगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पायलट का नुकसान जो वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो तो साफ इशारा कर रही हैं कि पायलट जो है कहीं ना कहीं मतलब इन साजिशों का हिस्सा है। अगर साजिशें रच नहीं रहे हैं तो कम से कम साजिशों का हिस्सा तो है ही, साजिश कोई भी रच रहा हो। क्योंकि जिस तरीके से पायलट लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो साफ आ गई कि आप 15 विधायकों के बल पे जो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान का, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देगी राजस्थान का? अगर आप चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर आप दबाव किस पे डाल रहे हैं, किस बात का आप दबाव डाल रहे हैं? या 15 विधायकों के बल पे, अगर विधायकों की ही बात मानी जाएगी तो 15 विधायकों के बल पे तो किसी हाल में भी जो है आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते किसी भी बिल्कुल। तरीके से। जो आपके साथ है वो तो खुल के सामने आ गया कि आपके साथ सिर्फ 15 विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, आप लगातार 7 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर अगर ये आपके खाते में जाए कि राजस्थान में सरकार बनी तो वो आपकी मेहनत की वजह से बनी, तो राजस्थान में आप 25 की 25 लोकसभा की सीटें हारे, तो वो भी फिर सचिन पायलट के खाते में जाना चाहिए। तो जिस बिल्कुल। तरीके से राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सचिन पायलट ने उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो जब बिल्कुल। आप राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय लेना चाहते हैं, तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पे हार का, सबकी सब सीटें हार जाएं, उसका भी श्रेय भी तो आप ही को जाएगा। तो उसका श्रेय आप नहीं लेंगे तो ऐसे कैसे चल सकता है? तो जब आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सारी चीजें आपको तय करनी है, प्रदेश का अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल का, वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री से कई मायनों में कमतर नहीं होता है। तो बिल्कुल। सचिन पायलट की हैसियत जो थी वो सरकार के अंदर भी मजबूत थी, और सरकार से बाहर निकल के संगठन की हैसियत से अगर देखा जाए तो संगठन में सबसे ज्यादा दबदबा सचिन पायलट का ही था। पिछले 7 सालों में जितनी भी नियुक्तियां हुई वो सब सचिन पायलट ने की, एक भी अशोक गहलोत ने नहीं की है। तो इसलिए सचिन पायलट जो थे वो संगठन के अंदर मजबूत थे। और अगर सचिन पायलट इतना भी धैर्य नहीं रख सकते, जैसा कि आज मार्गरेट अलवा ने एक एजेंसी के साथ बातचीत की है और जो उसमें उनकी बातें जो मीडिया में अंदर आई हैं, उन्होंने भी ये सब बातें कही हैं कि आप 25 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल होते हैं, 26 साल की उम्र में आप सांसद बन जाते हैं, 30 साल की उम्र में आप जो है केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, 35 साल की उम्र में आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते हैं, 40 साल की उम्र में आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो अब क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी आपको प्रधानमंत्री बना देगी क्या? तो ये चीजें जो है सचिन पायलट को कहीं ना कहीं बहुत कमजोर करती हैं। और सचिन पायलट कितनी भी बातें करें, देखिए एक चीज तो सही है, अशोक गहलोत की एक बात में बहुत दम है कि जो 2 वकील सचिन पायलट ने किए हैं, उन वकीलों की जो फीस है, वो जो मतलब सोशल मीडिया पे चर्चा होती है और आम लोगों में भी चर्चा होती है, वो बात सही है कि उनकी एक हियरिंग की फीस जो है 50 लाख रुपए बताई जाती है। अब सचिन पायलट जो है क्या इस स्थिति में है कि वो 2 हियरिंग की या 4 हियरिंग की उन 2 वकीलों की फीस को दे सकें? तो आखिर ये फीस कौन अदा कर रहा है? और वो दोनों वकील जो है वो सब सारी दुनिया जानती है कि वो दोनों वकील भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीकी वकील हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे मुकदमे जो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं वो वही वकील किया करते हैं। तो वो वकील जब काम कर रहे हैं सचिन पायलट के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। और अगर साथ में नहीं भी है तो सचिन पायलट को बताना चाहिए कि उनकी रणनीति क्या है। मान लीजिए कांग्रेस तैयार नहीं होती है उनको बनाने के, और जो तैयार नहीं होगी, अब जो स्थिति है, अगर मान लीजिए अभी डिवीजन वाली स्थिति बन जाती है और कांग्रेस कहती है ठीक है हम विधायकों से वोटिंग करा लेते हैं, अगर केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर तैयार हो जाता है, उस स्थिति में सचिन पायलट की क्या स्थिति होगी? और अब अगर
अशोक गहलोत अलग है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक बार अपने कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में, कि अगर अशोक गहलोत अलग है कि हमको सचिन पायलट नहीं चाहिए, तब सचिन पायलट की क्या स्थिति होगी। यही स्थिति आज है कि अगर अशोक गहलोत आज अलग जाए और भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है और बनाने की उसकी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो एक डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तैयार है, बिल्कुल हुआ रखा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को रोकने की स्थिति जो है वो बन जाएगी राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से किसी भी हाल में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हो चाहे कांग्रेस के बाहर जाए। इसलिए सचिन पायलट को जितना अपना नुकसान करना था, सचिन पायलट को अपना नुकसान कर लिया। हाँ, वो लेकिन अपनी शीशा लेकर कर रहे हैं और अपनी पार्टी की भी शीशा लेकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उस गांधी परिवार की शीशा लेकर कर रहे हैं जिस गांधी परिवार ने उनको सब कुछ दिया, उनकी हैसियत से उनको बहुत ज्यादा दिया, उस गांधी परिवार के साथ वो शीशा लेकर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं सिंधिया के साथ ठीक थी, क्योंकि सिंधिया का अपना पारिवारिक इतिहास जो है वो भी इस तरीके का रहा है, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो थी इस तरह की चीजें नहीं थी। मुझे लगता है सचिन पायलट को, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कम से कम राजेश पायलट के नाम का जो है मान और सम्मान रखना चाहिए। जी अमलेंदु जी, और इधर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों की जो डोर है उसमें गांठ पड़ चुकी है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि गांधी परिवार के बारे में भी आप बात कर रहे थे, तो इधर प्रियंका गांधी पायलट के साथ लगातार बात कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इससे पायलट के कांग्रेस में बने रहने के संकेत भी मिलते हैं, लेकिन उनके बागी तेवर देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और इधर भाजपा भी अपना सियासी पलड़ा तौलने में लग गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में करीब 1 घंटे तक उन दोनों के बीच मुलाकात चली और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा हुई है। वैसे गहलोत कैंप भी सरकार बनाए रखने की तैयारी में है। उसने 102 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा किया है। गहलोत कैंप जो है, गहलोत गुट जो है, उसका दावा है कि उसके पास 102 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस के 87 विधायक हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीबी जो है, बीटीपी के 2 विधायक हैं, सीपीएम के 2 विधायक, राष्ट्रीय लोक दल का 1 विधायक शामिल है। इसके अलावा 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी होने का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी और पायलट खेमे को मिला करके उनके पास जो हैं कुल 96 विधायक होने का अनुमान है, जिसमें बीजेपी के 72 विधायक हैं अमलेंदु जी, जबकि पायलट खेमे के 18 विधायक और हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमलेंदु जी, संख्या बल तो पायलट खेमे के साथ नहीं दिखता है, फिर किसके दम पर सचिन पायलट इस अनबन को इतना लंबा खींच पा रहे हैं? एक सवाल तो ये। दूसरा, आपको याद होगा कर्नाटक का मामला जो था, पहले कुछ दिनों तक ये मामला कर्नाटक वाला शांत रहा, उसके बाद में फिर वो उफान पे आया और कर्नाटक में सरकार जो है कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार गिर गई थी। क्या ऐसी कोई स्थिति आप राजस्थान में देखते हैं? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काबिज है, केंद्र की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाचती हैं, पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह है और इस लॉकडाउन के पीरियड में उसने और पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो पैसे का जहां तक सवाल है तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छे तरीके से खर्च करेगी। भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर्स खरीदने में पैसा खर्च नहीं कर सकती, कोरोना वॉरियर्स के लिए खर्च नहीं कर सकती, लेकिन विधायक खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा अकूत है और वो इस पर खूब खर्च कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये चर्चा जो है सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, लगातार लोग जो है वो तंज कस भी रहे हैं खूब अच्छे तरीके से। मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि उसके पास जो है इन सब कामों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायक खरीदने के लिए पैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए खामोश तो नहीं बैठेगी, वो जो फिर लगातार काम करती रहेगी। अब चूंकि इस समय सचिन पायलट जो है वो दांव चूक गए हैं, तो इसलिए सचिन पायलट भी अभी सोच रहे हैं कि अभी वापसी हो जाएगी इस तरीके से। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत इस बात को भाप गए हैं कि जो अगर आज पायलट की वापसी हो जाती है तो कल को ये बड़ा खतरा जो बन सकते हैं पार्टी के लिए भी और अशोक गहलोत के लिए, और फिर ये तोड़ फोड़ करने में उनको ज़्यादा उनको सहूलियत पायलट को हो सकती है। और आज अगर इस स्थिति में अगर सचिन पायलट की सदस्यता निरस्त हो जाती है, उनके विधायकों की, उनके साथी विधायक जो है उनकी सदस्यता अगर निरस्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव होंगे और फिर अशोक पायलट और कांग्रेस का पल्ला चुनाव में फिर भारी हो जाएगा। अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं, मुझे जो जहाँ तक लगता है, और ये सोच जो है वो एक तरीके से सही भी लगती है, क्योंकि अगर आप सचिन पायलट लौट के भी आते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है, जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी वो तोड़फोड़ की कोशिशें अपनी जारी रखेगी। और सचिन पायलट भी अब मन साफ करके नहीं आने वाले हैं, मतलब जिस हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर वापस लौटते भी हैं तो वो उनकी मजबूरियां होंगी वापस लौटने की, फिलहाल अपनी सत्ता बचाए रखने की, आगे की राजनीति की।
और लेकिन वो मन से जो है वो लौट के नहीं आएंगे, और कांग्रेस के लिए अब वो जो है वो लाभदायक तो जो है मुझे लगता है वो किसी हाल में नहीं होंगे। और सचिन गहलोत जो है वो इसीलिए उनका रास्ता जो है वो हर तरीके से बंद करना चाहते हैं, मुझे जो इस तरीके से लगता है। और जो कांग्रेस का जो उच्च नेतृत्व हाईकमान है, उसकी कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश जो है गहलोत इसीलिए कर रहे हैं कि वो आगे की चीज़ें जो है वो काफ़ी देख करके चल रहे हैं। तो इसलिए जो है अब किसके दम पे सचिन पायलट ये सब कर रहे थे, तो चीज़ें सब सामने है। सचिन पायलट की अपनी कुछ करने की हैसियत नहीं थी, जो हैसियत थी, जो अभी भी जो 15 या 12 विधायक उनके साथ में हैं, उसके पीछे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पैसे की एक जो है वो भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से वो टेप आए हैं, और जो सूचना ये है कि अशोक गहलोत ने, सरकार ने जो है फॉरेंसिक लैब्स में उन टेप्स की जो है वो जांच करा ली है, वो जांच में जो है वो सही पाए गए हैं, जैसा कि जो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। अब ये कहाँ तक सही है या गलत है, ये तो आगे जांच में सवाल किया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि गहलोत ने एक एज जो ले लिया है, आगे जो कदम बढ़ करके अपने पक्ष में जो एक चीज कर ली है वो ये कर लिया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई भी चुनाव होता है तो जब जाते हैं, तब जैसे बंगाल में गए तो ममता के ऊपर जो थे सीधे अटैक किए उन्होंने, यूपी में गए तो मुलायम सिंह अखिलेश के ऊपर सीधे सीधे अटैक किए, मायावती के ऊपर सीधे सीधे अटैक किए, शराब एक तरीके से कहा गठबंधन को लेकर के, सपा बसपा के गठबंधन को लेकर के शराब का इस तरीके से कहा। तो इस तरीके की जो स्थिति, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में भी जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो सीधा रवैया के लिए कहा था, सीधा रुपया, ये कहा सीधा रुपया। और उसके सीधा रुपया, उसके बाद सिद्धारमैया ने वो 100 करोड़ का मानहानि का कानूनी नोटिस जो था वो प्रधानमंत्री को भेज दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द जो था वो सिद्धारमैया के लिए नहीं निकला, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। यही स्थिति आज अशोक गहलोत ने कर दी है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने आगे बढ़ के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लपेटे में लिया है और एसओजी की जो जांच बैठा दी है, अब ये देखिए कानूनी दांव पेच है। अब शिकायत तो दर्ज होगी, मुकदमा तो कायम है, वो चाहे आप सरकार में आ जाएं, अदालत से स्पंज हो जाए, वो चीजें सब अलग की हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग की बात है, अगर आप ईडी और इनकम टैक्स का और सीबीआई का इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो अशोक गहलोत की एसओजी और एसटीएफ और तमाम एजेंसियां जो हैं, वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो, वो सब भी जो अपने काम पे लगी हुई हैं। तो और आपको एक चीज मैं और याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट के मामलों से ऊपर हो गए। आपको याद होगा कि जब तमिलनाडु के एक बड़े नेता एम करुणानिधि केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और राज्य में जयललिता की सरकार थी, उस समय वो थी, गिरफ्तारी हुई थी करुणानिधि जी की, और पुलिस डंडाजोली करके उनको घर से उठा के लेकर के ले गई थी। और उस समय भी तो ये बात उठी थी कि अब जो सरकार बर्खास्त की जा सकती है। तो जहां कानून का अपना काम करने का सवाल है, कानून अपना काम करता है, फिर आप कानून के दायरे से बच के नहीं आ सकते हैं। तो ये जो अब तक भारतीय जनता पार्टी जो था कानून का जिस तरीके से इस्तेमाल किया करती थी कि जिसने उससे सवाल उठाए उस लेखक को जेल भेज दो, जिसने सवाल उठाए उस नेता को जेल भेज दो, जिस एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए उसको जेल भेज दो। पूरे लॉकडाउन के दौरान एक्टिविस्ट जेल जाते रहे, जेलें भरती हुई एक्टिविस्ट से। तो ये सब जो काम भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, उसी पैटर्न को उठा के अब अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ले लिया है। और मुझे लगता है कि लड़ाई जो है सरकार रह जाए वो चीज़ अलग की है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई जो है ये दिलचस्प मोड़ पे है। और आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सबक भी है कि आप यहाँ के बाद जो आप सोच रहे थे कि आप महाराष्ट्र और झारखंड पे आप नंबर लगाएंगे, तो मान्यवर अब आपको जो है जवाब इस तरीके से मिलना शुरू हो गए हैं। इसलिए जो है लोकतंत्र का चीरहरण करने से बचिए। जो लोग जानते हैं कि जनता के द्वारा चुन करके आपकी राज्य सरकारें आप नहीं बना सकते हैं, आप इसी तरीके से सरकारें बनाते हैं और इसी तरीके से आप सरकारें बनाएंगे। लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र में जो हथकंडे आप अपना रहे थे वो हथकंडे अब दूसरे भी अपना रहे हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी अब थोड़ा पीछे हटिए। बहुत हो गया इस तरीके का खेल। जनता ने जिसको चुना है, जनता को उसका काम करने दीजिए, और आपको भी जनता ने जिस काम के लिए चुना है उसका काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जो भी हो, इस वक्त जो है वो कांग्रेस के सामने मुसीबतों का रेगिस्तान हम देख रहे हैं, राजस्थान में है, और सचिन पायलट के सहारे भाजपा जो है सत्ता की मृगमरीचिका में भटक रही है। देखना होगा अमलेंदु जी की सियासी कुश्ती और कांग्रेस की अंतर्कलह में जीत किसकी होती है, सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।
तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।